आज से करीब 74 साल पहले DC-4 मॉडल का पैन एम फ्लाइट 525 मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। मेडे मेडे मेडे, हम क्रैश होने वाले हैं। पैन एम फ्लाइट 525, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पैन एम फ्लाइट 525। उस दिन के बाद ये प्लेन दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिया 74 सालों के लिए। समय के साथ लोगों ने इस प्लेन को भुला दिया और प्लेन का मलबा समुद्र की गहराई में ही पड़ा रहा करीब 60 सालों तक। फिर इसने एक सिग्नल भेजा, मानो ये कह रहा हो कि हम यहाँ हैं, हमें ढूंढ निकालो। आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया? क्यों इस प्लेन ने एक संकेत भेजा 60 साल बाद और इस मिस्टीरियस प्लेन को खोजा गया साल 2026 में? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 1952, यानी आज से करीब 74 साल पहले। यह है एक छोटा सा आइलैंड पोर्टो रिको और यहाँ है सैन जुआन इला ग्रैंडे एयरपोर्ट जो समुद्र के किनारे बना है। इसे साल 1939 में यूएस नेवी ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस एयरपोर्ट से आर्मी के प्लेन्स जर्मनी के पनडुब्बियों पर अटैक किया करते थे। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। इस एयरफोर्स स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया गया। हालांकि आज जिस तरह से ये एयरपोर्ट दिख रहा है, साल 1952 में ये इतना एडवांस नहीं था। 11 अप्रैल 1952 पैन एम फ्लाइट 526 इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को 8 घंटे उड़ान भर के आइडल वाइल्ड एयरपोर्ट न्यूयॉर्क जाना था। आज इस एयरपोर्ट को जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्लेन में 6 बच्चे सहित 74 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार हो गए, यानी कि प्लेन में कुल 69 लोग सवार हो गए। प्लेन में सिर्फ 7 लोगों को छोड़कर सारे के सारे पोर्टो रिको के रहने वाले थे और यहाँ पर उन दिनों स्पेनिश बोली जाती थी। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन्हें इंग्लिश आती थी। इस बात को याद रखना ताकि आगे अच्छे से कहानी समझ में आए। कैप्टन जॉन बर्न 33 वर्ष के थे। 6920 घंटों का एक्सपीरियंस इनके पास था। इनके साथ साल 1943 में एक हादसा हो गया था। दरअसल उस साल बोइंग 314 क्लीपर फ्लाइंग बोट क्रैश हो गया था। 39 लोगों में से 24 लोग मारे गए। उस वक्त जॉन को पायलट थे। क्रैश की वजह से इनके रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक लड़की जेनी फॉरमैन की जान बचाई। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए। 5 साल बाद साल 1948 में दोनों ने शादी कर लिया। 1952 में एक मूवी रिलीज हुआ, विथ अ सॉन्ग इन माई हार्ट। इस मूवी में कैप्टन जॉन और जेनी की लव स्टोरी दिखाई गई, यानी कि कैप्टन जॉन अब काफी पॉपुलर हो चुके थे। इसी साल उनकी मूवी जो आई थी। वहीं बात करें फर्स्ट ऑफिसर विलियम की, तो इनके पास 708 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। एक सेकंड ऑफिसर जैक भी मौजूद थे। इनके पास 54 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। दोपहर का समय, यात्रियों की संख्या फुल थी। DC-4 का यह विमान 73,000 पाउंड के साथ उड़ान भर सकता था और इस प्लेन का वजन करीब 70,300 पाउंड हो चुका था, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वेट के बराबर। उस दिन आसमान तो साफ था लेकिन तेज हवाएं चल रही थी। उधर ATC ने क्लियरेंस दे दिया कि रनवे 9 से आप टेक ऑफ कर सकते हैं। दोपहर के 12:11 प्लेन रनवे को छोड़कर हवा में एयरबॉर्न हो गया। यहाँ पर कैप्टन ने नोटिस किया कि जिस रफ्तार से प्लेन को क्लाइंब करना चाहिए, क्लाइंबिंग रेट उससे थोड़ी कम है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स सही से काम कर रहा था। वैसे भी दोपहर का समय गर्म होता है। अक्सर ऐसे कंडीशन में प्लेन का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। लैंडिंग गियर को ऊपर किया गया, थ्रोटल के पावर को फुल से क्लाइंब पावर तक घटाया गया, फ्लैप को ऊपर उठाया गया। अब ये प्लेन 250 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। फर्स्ट ऑफिसर ने देखा कि इंजन नंबर 3 का ऑयल प्रेशर गिर रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन्होंने कैप्टन से कहा कि लगता है ऑयल प्रेशर में कोई दिक्कत आ गई है। कैप्टन ने इंजन नंबर 3 को बंद कर दिया और ब्लेड्स को फेदर में सेट कर दिया ताकि वो ड्रैग क्रिएट ना करे। बाकी बचे तीनों इंजन के पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। एक इंजन के बंद हो जाने से प्लेन का क्लाइंब रेट सिर्फ 400 फीट पर मिनट रह गई और प्लेन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 80% गिर गया। उन दिनों 4 इंजन वाले प्लेन्स में यही दिक्कत होती थी। अगर एक भी इंजन डेड हुआ तो प्लेन गिरेगा नहीं, लेकिन ऊपर उठने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि एक और दिक्कत हो गई। इंजन नंबर 4 बैक फायर करने लगा
और इंजन से काला धुआं निकलने लगा। हालांकि ये इंजन अभी भी रनिंग कंडीशन में ही था। अब तक प्लेन ऑलमोस्ट 400 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। कैप्टन ने एक बार फिर से थ्रस्ट को थोड़ा सा बढ़ाया ताकि वो एल्टीट्यूड गेन कर सके। फर्स्ट ऑफिसर ने पोर्टोरिको एटीसी को कॉल किया और कहा कि हम वापस लौटना चाहते हैं। एटीसी ने कहा कि ठीक है, आप रनवे 9 पर लैंड कर जाइए। प्लेन अब ऑलमोस्ट 3 माइल्स की दूरी तय कर चुका था। तुरंत प्लेन को मोड़ने के बजाय कैप्टन ने एक बड़ा सा लेफ्ट टर्न लिया। प्लेन को मोड़ते वक्त भी वो एल्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त इंजन नंबर 4 फिर से बैक फायर करने लगा। कैप्टन ने इंजन नंबर 4 के पावर को ऑलमोस्ट 30% पर कर दिया। अब सिर्फ 2 ही इंजन बचा था जो पूरी तरह से ठीक था। फर्स्ट ऑफिसर ने यहाँ पर फ्यूल डंप करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि प्लेन मुड़ रहा था, प्लेन की ऊंचाई भी बढ़ रही थी, इसलिए प्लेन की रफ्तार धीमी होने लगी। इस धीमी रफ्तार की वजह से प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। नतीजा कैप्टन ने नोज को थोड़ा ऊपर किया। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो कैप्टन लगातार प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि प्लेन को वापस से मोड़कर एयरपोर्ट में लैंड कराना। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के अलावा जो तीसरे पायलट थे वो कैबिन में जाकर कहा कि जिसने भी सिगरेट जलाया है बुझा दो और कैबिन के सभी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो। दरअसल उस दौर के जेट फ्यूल काफी ज्वलनशील होता था। हवा में छोड़ो तो वाष्प बन के एक छोटी सी चिंगारी के संपर्क से आग जल सकती थी। साथ ही कैबिन क्रू ने अनाउंसमेंट किया कि सभी अपने सीट पर बैठो और सीट बेल्ट बांध लो। प्लेन अब धीरे धीरे 350 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। कुछ यात्री बाहर देखकर ये समझ चुके थे कि शायद हमारा प्लेन नीचे गिर रहा है। 14 साल की एक बच्ची सीट के पीछे से लाइफ जैकेट निकालकर पहन लिया। 12:17 कंट्रोलर ने पूछा कि आपका पोजीशन क्या है। कैप्टन ने जवाब दिया कि हम अभी काफी दूरी पर हैं। जिस वक्त प्लेन का इंजन नंबर 3 डेड हुआ उस समय प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 3 माइल्स की दूरी पर था। लेकिन एक बड़ा सा चक्कर लगाने के चक्कर में कैप्टन प्लेन को एयरपोर्ट से करीब 7 माइल्स की दूरी पर ले गया। 2 इंजन के नुकसान के साथ एटीसी भी सब कुछ समझ चुके थे कि कभी भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए तुरंत इन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया और सारी कहानी बताया कि DC-4 मॉडल का एक प्लेन समुद्र से होते हुए आ रहा है, उस पर नजर रखो। इत्तेफाक से उसी वक्त US नेवी का एक प्लेन C-47 उसी एरिया के ऊपर उड़ान भर रहा था। C-47 के पायलट ने कहा कि फ्लाइट 526 हमें दिखाई दे रहा है, ये तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। C-47 के पायलट ने एक एरिया का लोकेशन दिया और कहा कि इसी एरिया में ये प्लेन क्रैश हो सकता है, इसलिए कुछ शिप्स को वहां पर भेज दो। 12:19 कैप्टन ने मेडे कॉल डिक्लेयर कर दिया। हम किसी भी कंडीशन में रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी विकल्प यही है कि शायद हमें प्लेन को समुद्र में उतारना पड़ जाए। आखिरी वक्त में कैबिन क्रू चिल्लाते हुए कहा कि हम डिचिंग कर रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, ब्रेस पोजीशन में रहो। कैबिन क्रू ने सीट के पीछे से लाइफ जैकेट निकाला और पहन लिया। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि क्रू ने जो भी कहा वो इंग्लिश में कहा और ज्यादातर यात्री स्पेनिश बोलते थे, इसलिए 90% लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। 10% लोगों को जिन्हें समझ में आया उन्हें ये भी पता नहीं था कि लाइफ जैकेट कहाँ है और उसे कहाँ पर खोजे। नतीजा गिने चुने लोग ही ऐसे थे जिन्होंने लाइफ जैकेट पहना। उधर कैप्टन ने फ्लैप्स को फुल कर दिया ताकि एज पॉसिबल प्लेन का स्पीड धीमा हो जाए। धीरे धीरे ये प्लेन नीचे आता गया और 112 माइल्स की रफ्तार से समुद्र की लहरों से टकरा गया। शुरुआत में इंपैक्ट धीमा था, पर क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, नतीजा अगले ही पल एक तेज लहर ने प्लेन के टेल को तोड़कर अलग कर दिया। प्लेन को स्थिर करने के लिए कैप्टन ने लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया। प्लेन रुक तो गया, पर अब तक यात्रियों को पता नहीं था कि लाइफ जैकेट्स कहाँ है और किस दरवाजे से बाहर निकलना है। बस उन्हें एक ही दरवाजा पता था, पीछे वाला, जिससे वो प्लेन में सवार हुए थे। अब दोनों क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को स्पेनिश में समझाया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि बोलकर बताना और प्रैक्टिकली करके दिखाना अलग होता है। सीट के पीछे से लाइफ जैकेट निकाल लो। अब सीट के पीछे लाइफ जैकेट कहाँ पर है, किस तरह से लॉक को खोलना है बताओगे तभी तो लॉक कर पाएंगे। अब क्रू ने विंग्स के पास वाला डोर खोला और 7 यात्री बाहर निकल गए, जिनमें से एक महिला थी और इन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लिया हुआ था। उसी समय एक लहर आई और बच्चा हाथ से छूट गया। इस लहर के बाद वो बच्चा कहाँ गायब हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। उधर एटीसी लगातार संपर्क कर रहे थे, पर पैन एम से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
अब उन्होंने C-47 से संपर्क किया जो पैन एम पर नजर बनाए हुए थे। C-47 के पायलट ने बताया ही इज गोइंग डाउन। ATC ने समझ लिया कि अभी भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, पर असल में सब कुछ हो चुका था। टेल के टूटने की वजह से पानी लगातार पिछले हिस्से से भरता जा रहा था। लैंडिंग व्हील के ओपन हो जाने की वजह से पानी का भरना और भी तेज हो गया। फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के पीछे रखे राफ्ट को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे एक छोटे से कॉम्पैक्ट जगह पर रखा हुआ था, वो भी ठूस ठूस कर। नतीजा वो सिर्फ एक ही राफ्ट को निकाल पाया। हालांकि ये बड़े साइज वाला राफ्ट था, इसमें 20 लोग बैठ सकते थे। 2 राफ्ट और भी था पर निकाला नहीं जा सका। उधर कैप्टन चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे से बाहर जाओ। अब इतना सब कुछ चल ही रहा था, तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। क्रैश साइट पर एक शार्क आ गया। उधर कैप्टन चिल्लाते हुए कह रहे थे कि दरवाजे से बाहर निकलो, प्लेन किसी भी वक्त डूब सकता है। पर कोई भी यात्री बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर वो पानी में जाएंगे तो शार्क उन्हें खा जाएगा। वक्त बहुत कम था। खिड़की के पास में जो 4 लोग बैठे हुए थे, कैप्टन ने एक एक करके उन चारों को उठाया और सीधे पानी में फेंक दिया। कैप्टन समझ चुके थे कि एक एक करके इस तरह से जबरदस्ती सभी यात्रियों को प्लेन से बाहर निकालना असंभव है। अब तक बचाव दल भी क्रैश लोकेशन पर नहीं पहुंची थी। तेज लहरों की वजह से प्लेन का दरवाजा बार बार बंद हो रहा था। ये सब कुछ करीब 3 मिनटों तक चलता रहा। फाइनली धीरे धीरे ये प्लेन समुद्र में डूब गया। बचे हुए लोग राफ्ट पर सवार हो गए। राफ्ट में एक स्मोक इमीटर था जिससे ऑरेंज स्मोक निकलता है। इस धुएं को देखकर रेस्क्यू टीम बचे हुए यात्रियों के पास पहुंच गए। अब भी शार्क राफ्ट के चारों ओर घूम रहा था। बचाव दल ने शार्क चेजर नाम के एक केमिकल को पानी में गिराया, जिसकी गंध मरे हुए शार्क जैसी होती है, इसलिए शार्क डर से भाग गए। करीब 3 घंटे बाद 17 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। बचे हुए यात्रियों में से एक 6 महीने का बच्चा भी था। 13 लोगों के शव बरामद हुआ और बाकी के लोग प्लेन के साथ ही नीचे चले गए। प्लेन करीब 2500 फीट की गहराई में दफन हो गया। मौजूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्लेन के मलबे को निकाल पाना इम्पॉसिबल था। नतीजा प्लेन को पानी के अंदर ही छोड़ दिया गया। क्रू की गवाही और मेंटेनेंस रिपोर्ट के आधार पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ। कई सारे सवाल समुद्र में ही दफन हो गया। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। समय के साथ साथ पैन एम फ्लाइट 526 को भुला दिया गया करीब 74 सालों तक। फिर साल आया 2026, जब 74 सालों से समुद्र में दबे उस प्लेन ने एक सिग्नल भेजा और अपने होने का सबूत दिया। दरअसल साल 2019 में एक रिसर्चर रस मैथ्यूज एक दूसरे पैन एम की छानबीन कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें पैन एम का एक लगेज टैग मिला। जब उन्होंने इस टैग की छानबीन किया तो उन्हें पता चला कि ये फ्लाइट 526 की है, जो साल 1952 में क्रैश हुआ था। रस मैथ्यूज ने रिसर्च किया, इस फ्लाइट के बारे में सारी जानकारी जुटाया और साल 2026 में डीप सी विजन के साथ पार्टनरशिप करके समुद्र के अंदर पैन एम की तलाश शुरू कर दिया। दिन था 2 जून 2026, जब पहला सबमरीन समुद्र के अंदर भेजा गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने प्लेन के मलबे को ढूंढ निकाला। हालांकि वो ये मान के चले थे कि प्लेन के मलबे को खोजने में हमें लगभग 2 साल लग सकता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी थी। 2 जून 2026 के पहले अटेम्प्ट में ही प्लेन का मलबा मिल गया। ये सब इतना जल्दी इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पहले से क्रैश लोकेशन के बारे में पता था। इस तरह के टैग पैन एम 1950 के दशक में यूज किया करती थी, जो खास तरह के प्लास्टिक और मेटल के मिश्रण से बनता था। नतीजा इसमें जंग नहीं लगता था, खारे पानी से रिएक्ट नहीं करता था और हल्के वजन के कारण ये पानी के ऊपर तैर सकता था। पैन एम का लोगो मोल्ड सिंथेटिक प्लास्टिक से बनता था, जिसे परत दर परत बनाया जाता था। यानी कि नीले लोगो में अगर एक खरोच भी आ जाए तो अंदर फिर से नीला लोगो ही निकलेगा, इसलिए किसी भी कंडीशन में इसका लोगो मिट नहीं सकता था। ये टैग लगेज में बंधा होता था। जब ये प्लेन डूबा तो यात्रियों के साथ लगेज भी डूब गया। फिर समय ने अपना रूप दिखाया। साल गुजरने के साथ साथ प्लेन का ढांचा टूटने लगा, लगेज भी कमजोर होकर टूटने लगा और इस तरह से लगेज में बंधा हुआ एक टैग समुद्र की गहराई से आजाद हो गया। इसके बाद कुदरत ने अपना काम किया। जिस लोकेशन में ये प्लेन क्रैश हुआ था वहां समुद्री हवाएं बहकर फ्लोरिडा के तटों की ओर जाती थी, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। इसी बहाव में पैन एम का टैग सालों के सफर के बाद समुद्र के किनारे पहुंच गया और साल 2014 में एक शख्स ने इसे देखा। पैन एम को इन्फॉर्म किया गया।
इन्होंने कहा कि ऐसा टैग हम 1950 के दशक में बनाया करते थे। अब क्योंकि पोर्टो रिको के आसपास एक भी पैन एम एयरलाइन क्रैश नहीं हुआ था सिवाय पैन एम फ्लाइट 526 के, इसलिए ये बात कंफर्म हो गई कि ये उसी प्लेन का टैग है। और इस तरह से एक छोटे से टैग ने एक बार फिर से 74 साल पुराने हादसे को ताजा कर दिया। फिर से सवाल उठने लगे कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से 74 साल पीछे और इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ था। इस केस की छानबीन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं। प्लेन का मलबा 2-2.5 हजार फीट नीचे पड़ा था। 1950 के दशक में प्लेन में ना तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हुआ करता था। बिना ब्लैक बॉक्स के सटीक इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर भी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो पाया क्योंकि प्लेन में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स जिंदा बच गए थे। एक दिन पहले इस प्लेन का मेंटेनेंस भी किया गया था, उसका भी रिकॉर्ड निकाला गया। कैप्टन ने बताया कि टेक ऑफ के वक्त प्लेन की रफ्तार थोड़ी कम थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एकदम सही से काम कर रहा था। जब इंजन नंबर 3 फेल हुआ तो कैप्टन प्लेन को हवा में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इंजन 1 और 2 का भी फ्यूल फ्लो कम लग रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब पास्ट के रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला कि ठीक एक दिन पहले भी इंजन नंबर 3 में प्रॉब्लम हुई थी। ये इंजन सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए इंजन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। इंजन के राइट मैग्नेटो को बदला गया। बाकी के इंजन नंबर 1, 2 और 4 की जांच से ये पता चला कि फ्यूल फ्लो सारे इंजन में 20 से 25 पाउंड कम था, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया। वहीं खराब इंजन नंबर 3 के इंजन ऑयल को चेक किया गया। इसमें छोटे छोटे मेटल फ्लेक्स पाए गए। मेंटेनेंस के टाइम मैकेनिक का जो चीफ था वो ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए जूनियर मैकेनिक को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है। नतीजा जहां इसके अंदर के पुर्जे फेल हो चुके थे, फिर भी बिना इंजन को खोले सिर्फ नोज सेक्शन को चेंज किया गया और राइट मैग्नेटो को चेंज किया गया। इसके बाद इंजन की टेस्टिंग करनी थी ऑलमोस्ट 30 मिनटों तक, लेकिन उस मैकेनिक ने सिर्फ 2 से 3 मिनटों तक इंजन की टेस्टिंग किया। नतीजा उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि इंजन नंबर 3 के आंतरिक पुर्जों में गड़बड़ी हो चुकी है। बिना इंजन को खोले इंजन में कहां गड़बड़ी हो सकती है, इसका पता लगाना बेहद आसान होता है। मैकेनिक ने इंजन ऑयल की जांच किया तो उन्हें कुछ मेटल के फ्लेक्स मिला, यानी कि छोटे छोटे मेटल के टुकड़े मिले। यहाँ पर सिंपल सा केमिस्ट्री है दोस्तों। अगर टुकड़ों में सिर्फ एल्युमिनियम है तो समझो कि इंजन के अंदर सब कुछ ठीक है, सिर्फ बाहरी केसिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाहरी केसिंग में ही एल्युमिनियम का यूज होता है। अगर स्टील के टुकड़े मिले तो समझो कि गियर बॉक्स या क्रैंक शाफ्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वही स्टील से बना होता है। वहीं अगर सिल्वर या कॉपर के टुकड़े मिले तो समझो कि बेयरिंग घिस चुका है, क्योंकि उसी के ऊपर सिल्वर या कॉपर की कोटिंग की जाती है। यहाँ पर मैकेनिक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसमें कौन कौन से मेटल का टुकड़ा था, इसे टेस्ट करने के लिए उसने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। जब एल्युमिनियम में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो एल्युमिनियम तेजी से घुल जाता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगती है। अगर लोहे में भी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तब भी हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेगा। ऐसे में ये पता नहीं चलेगा कि आयरन था कि एल्युमिनियम था। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता तो ये एल्युमिनियम के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता और रिएक्शन रुक जाता और आसानी से पता चल जाता कि ये तो एल्युमिनियम है। अगर लोहा होता तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर बुलबुले बनाने लगता और भूरा गैस निकलता। ये भूरा गैस लोहे की निशानी है। अगर सिल्वर होता तो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर भूरे रंग का धुआं निकालता और NO2 गैस के बुलबुले दिखाई देता। अब क्योंकि मैकेनिक ने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया और सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मैकेनिक को पता ही नहीं चल पाया कि उन मेटल के टुकड़ों में सिल्वर भी मौजूद था। इसलिए दोस्तों नाइट्रिक एसिड परफेक्ट होता है किसी भी मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर मैकेनिक ने H2SO4 का इस्तेमाल किया। नतीजा उसे पता ही नहीं चल पाया कि इंजन के इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज हो चुका है। अगर वो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते तो सब कुछ पता चल जाता और अगले दिन ये प्लेन उड़ान भरता ही नहीं, सभी 52 लोगों की जान बच जाती। गड़बड़ी सिर्फ मैकेनिक की ही नहीं थी। टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस लॉग पायलट ने चेक ही नहीं किया। अगर वो चेक करते तो ये पता चल जाता कि पिछली फ्लाइट के दौरान इंजन नंबर 3 में समस्या हुई थी। वो पहले से ही अलर्ट रहते और तुरंत एयरपोर्ट में वापस लौट सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस लॉग ना पढ़ने की वजह से इंजन नंबर 3 के गड़बड़ी के बाद भी
कैप्टन फ्लाइट को जारी रखा। इंजन नंबर 3 के फेलियर के बाद भी इंजन नंबर 4 ऑलमोस्ट डेड हो गया। अब बचा इंजन नंबर 1 और 2। यहाँ पर कैप्टन को फुल टेक ऑफ पावर का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन कैप्टन आखिरी वक्त तक ऊंचाई को गेन करने की कोशिश में लगे हुए थे, न कि एयरपोर्ट में पहुंचने की। स्पीड का तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। क्रैश के सिर्फ 2 मिनट पहले दोनों इंजन के पावर को मैक्सिमम किया गया। इस वक्त तक एयर स्पीड 135 माइल्स पर आवर हो गया, जो कि काफी नहीं था। क्रू ने फुल फ्लैप्स का इस्तेमाल किया, जिससे स्पीड बढ़ नहीं पाया। क्रू ने पैसेंजर को अलर्ट करने में बहुत देर कर दिया। ऑलमोस्ट जब ये प्लेन टकराने वाला था, तब केबिन में यात्रियों को बताया गया, वो भी इंग्लिश में, जबकि 90% लोग स्पेनिश बोलते थे। जब कभी भी प्लेन समुद्र के ऊपर से उड़ान भरता है तो यात्रियों को पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है, वो भी प्रैक्टिकल करके। लेकिन फ्लाइट 256 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि क्रू को पता भी नहीं था कि लाइफ राफ्ट कहाँ पर रखा हुआ है। इस राफ्ट को एक ऐसे बॉक्स में डाला गया जहाँ से तुरंत राफ्ट को निकाल पाना भी बहुत मुश्किल था। प्लेन में सिर्फ 3 ही राफ्ट मौजूद था, जिसमें 20 और 10 यात्री बैठ सकते थे, यानी कि कुल 50 लोगों की जगह थी। जबकि प्लेन में कुल 69 लोग सवार थे। इवन रेस्क्यू टीम को भी पहले ही बता दिया गया था कि पैन एम जल्द ही क्रैश होने वाला है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया और 70 सालों तक राज ही बना रहा। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।